मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए फ्रेम को एनालाइज करेंगे। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करेंगे और फ्रेम को एनालाइज करेंगे। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जिसको हमें एनालाइज करना है फ्रेम, वो फ्रेम हमारे पास है। उसका एक कॉलम जो दिया हुआ है वो 6 मीटर की हाइट का दिया हुआ है और दूसरा कॉलम जो दिया हुआ है उसका वो 4 मीटर की हाइट का दिया हुआ है। दूसरा कॉलम जो दिया हुआ है उसका 4 मीटर की हाइट का दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे जो सपोर्ट दिया हुआ है वो सपोर्ट दिया हुआ है ए सपोर्ट, बी, सी, डी। उसके ऊपर हमारे पास यूडीएल पड़ रहा है, दैट इज 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे यूडीएल पड़ रहा है दैट इज 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर और बीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने हैं? 3 मीटर। तो इसके सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मेरा रहेगा, स्टेप नंबर 1, दैट इज द सेम, दैट इज फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एम एफ ए बी निकालूंगा। तो कोई लोड नहीं पड़ रहा ए बी के ऊपर, तो मूवमेंट कितनी आएगी? 0। वापिस आऊंगा एम एफ बी है तो भी मूवमेंट कितनी आएगी? 0। एम एफ बी सी पे जाऊंगा, यूडीएल पड़ रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 12 माइनस 1.2, लेंथ कितनी है? 3 मीटर की, स्क्वायर बटे 12। तो यहां से एम एफ बी सी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर सारी वैल्यू डालने के बाद एम एफ बी सी का जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है, दैट एम एफ बी सी इज इक्वल्स टू माइनस 0.90 किलो न्यूटन मीटर। एम एफ बी सी आने के बाद मैं निकालूंगा एम एफ सी बी। एम एफ सी बी वापिस आऊंगा तो यहाँ पे निकालूंगा एम एफ सी बी। फॉर्मूला रहेगा पॉजिटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 12, पॉजिटिव 1.2, लेंथ विल बी 3 का स्क्वायर अपॉन 12। तो हमारे पास एम एफ सी बी की वैल्यू कितनी है? एम एफ सी बी की पॉजिटिव 0.90 किलो न्यूटन मीटर। अगर मैं बात करूं सीडी के अंदर, सीडी के अंदर मेरे पास बिकॉज कोई लोड नहीं है तो मूवमेंट कितनी होगी? 0 किलोमीटर मीटर। और वापस आऊंगा डीसी के अंदर, कोई लोड नहीं है तो वैल्यू रहेगी 0 किलो न्यूटन मीटर। तो शुरू में मेरी सारी स्टेप नंबर 1 के अंदर फिक्स्ड मूवमेंट निकल गई। फिर आता है हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 किस लिए आता है? जिसमें मेरे को क्या निकालना होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या निकालना है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले जॉइंट, फिर मेंबर, फिर रिलेटिव स्टिफनेस के, फिर समीशन ऑफ के एंड फिर है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगर मैं जॉइंट की बात करूं, जॉइंट हमारे पास एक बी है, मेंबर बी से ए, बी से सी, जॉइंट सी है, मेंबर सी से बी, सी से डी है। अब बी से ए मेंबर की मैं बात करूंगा, उसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में हम करेंगे। अगर मैं बात करूंगा किसकी? बी से ए की, यहाँ पे मैं बात करूंगा इसकी बी से ए की, और फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे इनके बीच की वैल्यू की, और फिर मेरे पास यहाँ पे ये वाली मूवमेंट निकलेगी। यहाँ पे हमारे पास इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब बी से ए, बी से ए देखता हूं तो मेरा फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या फॉर्मूला होता है? आई बाय एल। एल कितना है? 6 मीटर, तो आई बाय 6। और बी से सी में क्या फॉर्मूला है? आई बाय एल। आई बाय एल तो लेंथ कितना है बी से सी में? 3 मीटर। अब मैं ताकि एलसीएम लूं, मेरे को एडिशन में दिक्कत ना हो, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 1 डिवाइड बाय 6 कर सकता हूँ। तो मेरे पास आएगा 0.16 आई, और फिर 1 डिवाइड बाय 3 कर सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.33 आई। इनको ऐड करूंगा प्लस 0.16, देन आई गॉट द वैल्यू हाउ मच? 0.49 आई। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? के डिवाइड बाय समीशन ऑफ के। तो 0.16 डिवाइड बाय 0.49,
हाउ मच इट इज 0.33, और दोनों का मेरे पास 1 के बराबर होता है तो ये आएगा 0.67, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.67। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आने के बाद कैसे निकाली मैं दोबारा बताता हूँ। 0.67 मैंने 0.33 आई को किससे डिवाइड करा, 0.49 आई से। अब सी से बी, सी से बी भी मेरा फॉर्मूला आई बाय एल, तो आई बाय एल लगाऊंगा तो मेरा कितना आएगा 0.33 आई, और सी से डी में भी लगाऊंगा मैं आई बाय एल। लेंथ कितनी है इस बार 4 मीटर की है, तो 1 डिवाइड बाय 4 व्हेन आई डू इट तो इट बिकम 0.25 आई। आई नीड टू ऐड दीज टू वैल्यूज, तो हमारे पास कितना आएगा 0.58 आई आएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 0.33 आई को जब मैं डिवाइड करता हूँ 0.58 आई से तो मेरे पास आंसर आता है 0.33 को डिवाइड कर 0.58 आई से, आंसर बिकम 0.57, और फिर वहीं से मेरे पास वैल्यू निकल जाती है 0.43। ये 0.43 कैसे आती है, दिस वैल्यू कम्स आउट व्हेन आई डिवाइड 0.25 आई को किससे, 0.58 आई से। ऐसे मेरे सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल गए। स्टेप नंबर 2 मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 खत्म होने के बाद मैं लिखूंगा नॉन स्वे एनालिसिस में, नॉन स्वे एनालिसिस हेडिंग देते हुए मैं इसका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज आवर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे नॉन स्वे एनालिसिस कर रहा हूं, मेरा नॉन स्वे एनालिसिस। जब नॉन स्वे एनालिसिस कर रहा हूँ फ्रेम के अंदर तो उसके लिए मुझे सबसे पहले वही करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा जॉइंट, फिर आएगा मेंबर, फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिर आएगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट। जॉइंट है ए, जॉइंट है बी, जॉइंट है सी, जॉइंट है डी। मेंबर है ए से बी, मेंबर है बी से ए, मेंबर है बी से सी, मेंबर है सी से बी, सी से डी एंड डी से सी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी से ए में आपने जो निकाला, भैया आवाज ना करो, बी से ए में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला हमने, कितना निकाला बी से ए में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहाँ पे हम इसको ठीक करेंगे। बी से ए में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास पीछे देखेंगे बी से ए में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना निकाला है हमने, यहाँ पे बी से ए में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो निकाला है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखेंगे कितना निकाला है बी से ए में, तो यहाँ पर बी से ए में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला है 0.33, 0.33। तो बी से ए में 0.33, बी से सी में 0.67, सी से बी में देखेंगे कितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, सी से बी में 0.57 एंड 0.43, 0.57 एंड 0.43। अब हमारे पास यहाँ पे इसको मैं नीचे की ओर करूंगा, यहाँ पे इसको नीचे की ओर बनाऊंगा, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे टेबल बनेगा। सबसे पहले जॉइंट, फिर मेंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिर फिक्स्ड एंड मूवमेंट, और जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, उसको बॉक्स में लिखूंगा। ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर थे चारों। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आने के बाद फिक्स्ड एंड मूवमेंट, अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एंड मूवमेंट की, ए से बी में मेरी फिक्स्ड एंड मूवमेंट कितनी थी, 0 थी। बी से ए में 0 थी। उसके बाद मेरे पास कितनी वैल्यू थी, माइनस का 0.90। उसके बाद क्या वैल्यू थी, पॉजिटिव का 0.90। उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू थी यहाँ पे सी डी में, दैट इज 0, और डीसी में भी 0। अब क्या करना है, अब मुझे निकालनी है इसके अंदर बैलेंसिंग मूवमेंट, मुझे इसके अंदर निकालनी है बैलेंसिंग मूवमेंट। बैलेंसिंग मूवमेंट, बैलेंसिंग मूवमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे टोटल मैं आपको मार्क कर रहा हूं पर्टिकुलर जॉइंट में कितने हमारे पास वैल्यूज है मूवमेंट की। एक मूवमेंट ये है 0,
एक मूवमेंट ये 0.90, इन दोनों को मैं करूंगा ऐड और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इन दोनों को मैं करूंगा ऐड, इन दोनों को मैंने करना है ऐड और मल्टीप्लाई किससे करना है फिर बाद में, पूरी वैल्यू को ऊपर जो 0.33 है उससे। तो यहाँ पे एक आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट आंसर कितना आ रहा है, प्लस का 0 पॉइंट, साइन बदल के लिखना है, साइन बदल के लिखना आएगा माइनस में, पर साइन बदल के लिखेंगे 0.30, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस का 0.30, प्लस 0.30। अब इन्हीं दोनों सर्कल वाली वैल्यूज को ऐड करूंगा, 0.67 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे साइन बदल के लिखूंगा तो कितना, प्लस का 0.60, प्लस का 0.60। जैसे मैंने बी जॉइंट पे करा वैसे ही मैं सी जॉइंट पे करूंगा, वैसे ही मैं सी जॉइंट पे करूंगा। जब मैं सी जॉइंट पे करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस 0.90 को 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.51 आएगा, और इन्हीं के सम को प्लस 0.90 एंड 0, इन दोनों के सम को मैं 0.43 से मल्टीप्लाई करूंगा ऐड करके, तो आएगा माइनस का 0.39। साइन बदल के लिखना होता है, प्लस में आएगा तो माइनस में लिखना है। फिर है कैरी ओवर मूवमेंट। कैरी ओवर मूवमेंट में इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर और इसका हाफ इधर करेंगे। तो जैसे ही मैं 0.51 का आधा इधर करता हूं तो कितना आता है, माइनस का 0.26, 0.60 का आधा करता हूं तो आता है प्लस का 0.30, माइनस 0.39 का आधा करता हूं तो आता है माइनस का 0.20, प्लस का 0.30 का आधा करता हूं तो प्लस का 0.15। कैरी ओवर मूवमेंट निकलने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा फिर से बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालना, बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालना। अब यहां पर खाली अगर आप देखें तो एक ही मूवमेंट है 0.26, उस 0.26 को मेरे को मल्टीप्लाई करने के इससे 0.33 से और नीचे लिखना है। जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई 0.33 से तो नीचे जब लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, प्लस का 0.09 और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 0.17। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं सिंगल वैल्यू को 0.30 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.57 से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.17 और वैल्यू आएगी माइनस का 0.13। ये वैल्यूज आने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, कैरी ओवर मूवमेंट निकालूंगा, फिर से मैं निकालूंगा कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट निकालूंगा यहाँ पे फिर से कैरी ओवर मूवमेंट। इसका हाफ इधर जाएगा, इसका हाफ इधर जाएगा, इसका हाफ इधर आएगा और इसका हाफ इधर जाएगा, तो फिर से मैं निकालूंगा कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट। इस टेबल को आगे एक्सटेंड करेंगे, कैरी ओवर मूवमेंट निकालेंगे हम 0.09 का हाफ करूंगा तो प्लस का 0.05 आएगा, उसके बाद 0.17 का आधा करूंगा यहां पर मैं, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज माइनस का 0.09, 0.17 का आधा डालूंगा तो मेरे पास आएगी प्लस का 0.09, माइनस 0.13 का डालूंगा तो माइनस का 0.07 आएगा। कैरी ओवर मूवमेंट के बाद मैं फिर से निकालूंगा बैलेंसिंग मूवमेंट, तब तक करते जाना है तब तक मेरे पर्टिकुलर जॉइंट पे जो सम है मूवमेंट का वो सेम नहीं आ जाता। तो यहाँ पर जब मैं करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 बार करूंगा क्योंकि बीच में 2 जॉइंट है, तो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ तो कितना आंसर आ रहा है करेंगे, यहाँ पे मेरे पास अब कौन सी सिंगल वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे सिंगल वैल्यू कौन सी है, सिंगल वैल्यू है ये 0.09, इसको 0.33 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो कितना आएगा, इसको 0.03 साइन बदल के लिखना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 0.67 से 0.09 को तो कितना आएगा 0.06, फिर आगे कितना आएगा 0.09 को मल्टीप्लाई करो 0.57 से तो आंसर आएगा माइनस का 0.05, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो आगे तो आएगा माइनस का 0.04, 43 से मल्टीप्लाई करके 0.43 से, और यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग मूवमेंट निकल जाएगी। फिर मैं निकालूंगा कैरी ओवर मूवमेंट, नेक्स्ट शीट पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे है कैरी ओवर मूवमेंट, यहाँ पे हमारे पास जो मेंबर कौन सा है ए बी, फिर है बी ए, फिर है बी सी, फिर है सी बी, फिर है सी डी और फिर है डी सी, ये मेंबर्स हैं हमारे पास, यही मेंबर है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं मेंबर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम।
कैरी ओवर मूवमेंट पे हम पहुंच गए हैं। अब मेरे पास कैरी ओवर मूवमेंट जब मैं हाफ लूंगा तो मेरे पास 0.03 का कैरी ओवर मूवमेंट कितना आएगा, 0.02। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे 0.06 का हाफ जब मैं लूंगा तो कितना आएगा, 0.03। 0.03 इधर भी कितना आएगा, माइनस का 0.03। और डीसी में कितना जाएगा, डीसी में जाएगा माइनस का 0.02। ये आने के बाद ये मेरे पास कैरी ओवर मूवमेंट निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे, दैट इज, ये तो मेरा मेंबर था, अब मेरे को क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है कैरी ओवर मूवमेंट आने के बाद फिर से बैलेंसिंग मूवमेंट, फिर से बैलेंसिंग मूवमेंट। सेम प्रोसीजर रहेगा कि जो सिंगल वैल्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास यहाँ पे 0.01 एंड 0.02 वैल्यू आ गई। ऐसा सीबी के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 0.02 एंड माइनस का 0.01 वैल्यू आ जाएगी। नाउ लास्ट में अब मैं इसका सम करके चेक करूंगा कि मेरा अब सेम आ रहा है। अगर मेरा अभी भी सेम नहीं आ रहा तो मुझे एक और साइकिल करनी पड़ेगी, बट अगर अभी सम आ जाता तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं निकालूंगा फाइनल मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट इनका सम करूंगा। तो जब मैं ए बी मेंबर के सभी मूवमेंट का सम करता हूँ तो कितना सम आता है, प्लस का 0.22, बी का करता हूँ कितना होता है 0.43, बीसी का करता हूँ तो माइनस 0.43, फिर यहाँ पे 0.57, सीडी का सम करता हूँ तो माइनस का 0.57, डीसी का सम करता हूँ तो माइनस का 0.29। तो अगर आप देखें यहाँ पे मेरा फाइनल मूवमेंट पर्टिकुलर जॉइंट पे सेम आ गया, इस पे सेम आ गया, इस पे सेम आ गया, मतलब मुझे और साइकिल करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो था नॉन स्वे एनालिसिस, अब मुझे करना है इसका स्वे एनालिसिस। स्वे एनालिसिस में सबसे पहले मैं निकालता हूं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मैं निकालता हूं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालूंगा मैं इसके अंदर। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसे निकलता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकलता है, सिंपल है, अगर मुझे निकालना है एच ए तो क्या फॉर्मूला होगा, जितना ए बी में मूवमेंट है प्लस जितना बी ए में मूवमेंट है अपॉन जितना लेंथ ऑफ ए बी है, लेंथ ऑफ ए बी है। तो ये वैल्यू थी 0.22, ये वैल्यू आई है 0.43, लेंथ है 6। तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास एच ए का इज इक्वल टू 0.1083 और पॉजिटिव आया है किलो न्यूटन में। तो जब पॉजिटिव आता है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब एच ए निकलने के बाद क्या निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन किस पे, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। तो अब मैं करूंगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट डी, एच डी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट डी कैसे निकलेगा, एम सी डी प्लस एम डी सी अपॉन लेंथ ऑफ सी डी। एम सी डी की वैल्यू -0.57, डीसी की वैल्यू -0.29, लेंथ कितना है 4 मीटर की। सॉल्व करने के बाद -0.2150 किलो न्यूटन। तो ये नेगेटिव होने की वजह से राइट टू लेफ्ट इसकी डायरेक्शन रहेगी। अब टोटल कितना हो गया, स्वे फोर्स, दो फोर्स निकाल लिए। तो स्वे फोर्स जो होगा, जिसको मैं बोलूंगा अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स, अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट विल बी, कैसे निकालूंगा मैं अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स, अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालूंगा मैं, दैट विल बी इक्वल टू एच ए प्लस एच डी। इस मेथड से एच ए कितना है, एच ए विल बी हमारे पास नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे देखूं तो मेरे पास दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो एक तो मेरा मान लो नेगेटिव में है, एक मेरा पॉजिटिव में है, और मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर मेरा नेगेटिव में ही आ रहा है। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव की क्या थी, लेफ्ट टू राइट ना होके राइट टू लेफ्ट थी, तो राइट टू लेफ्ट रहेगी इसकी डायरेक्शन भी किलो न्यूटन में। अब यहां तक तो था मेरा नॉन स्वे एनालिसिस। अब मैं क्या करूंगा, स्वे एनालिसिस। अब मैं करूंगा स्वे एनालिसिस। स्वे एनालिसिस में मुझे क्या करना है, स्वे एनालिसिस में मुझे पहले इनर्शिया और लेंथ की रेशियो निकालनी है, मतलब m डैश बी ए रेशो ऑफ m डैश सी डी निकालनी है। क्योंकि क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पहले वाले के अंदर मान लो इनर्शिया I1 है और लेंथ उसकी L1 है।
फिर इनर्शिया I2 है, लेंथ उसकी L2 है, तो पहले वाले का इनर्शिया I लेंथ इज 6, दूसरे का इनर्शिया I लेंथ इज 4, तो यहां से रेशो निकलती है 16/36 विच इज इक्वल टू 4:9। तो मैं किसी एक को अगर 4 मान लूं तो दूसरा कौन सा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 9। अगर मैं M डैश बी ए मेरा पॉजिटिव का 4 किलो न्यूटन मीटर है, तो मेरा M डैश सी डी कितना बन जाएगा, पॉजिटिव का ही 9 किलो न्यूटन मीटर, उस रेशो की मदद से। ऐसे ही अगर मेरा M डैश यहाँ पे बी ए के बाद मैं किसकी बात करूंगा, ए बी की, तो वो भी मेरा सेम पॉजिटिव 4 ही रहेगा, और M डैश डी सी भी मेरा सेम पॉजिटिव 9 ही रहेगा। आफ्टर ऑल दिस वैल्यूज मुझे फिर से इसका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और न्यू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से स्वे एनालिसिस करते हुए स्वे फोर्स निकालनी है। तो नाउ आई नीड टू डू व्हाट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मैं बनाऊंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जॉइंट, सबसे पहले आएगा जॉइंट, फिर आएगा मेंबर, फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिर आएगा फिक्स्ड मूवमेंट। जॉइंट ए है, जॉइंट बी है, जॉइंट सी है, जॉइंट डी है। मेंबर ए से बी है, मेंबर बी से ए है, फिर बी से सी है, फिर सी से बी है, फिर सी से डी है, और डी से सी है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेरे पास यहाँ पर जो मैंने पहले निकाले थे वही लूंगा, 1/3 करके मैंने निकाला था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे निकाला था हमने, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला था मैंने, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.33, 0.67, 0.33, 0.67, तो यहाँ पे आएगा 0.33, 0.67, एंड देन उसके बाद मैंने निकाला था 0.57 एंड 0.43, उसके बाद मैंने निकाला 0.43। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट अभी अभी निकाली, पॉजिटिव का 4 इसमें है, पॉजिटिव का 4 इसमें है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, पॉजिटिव का 9 इसमें है, और पॉजिटिव का 9 इसमें है। अब यहाँ पर इसको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे पिछले टेबल में करा, और यहाँ पर इसके स्वे फोर्स को एनालाइज करेंगे। इस यहाँ पे इसके स्वे फोर्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे सामने जॉइंट, पहले जॉइंट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर मेंबर के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर फिक्स्ड मूवमेंट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर डिफरेंट पेन की मदद से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सी बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सी डी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब फिक्स्ड मूवमेंट आने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालना। बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे कितनी मूवमेंट है इस बार, 2, +4 एंड +0। +4 आया, उसको मल्टीप्लाई करें 0.33 से, प्लस का 4 प्लस का 0 कितना है, प्लस का 4, उसको मल्टीप्लाई करें 0.33 से, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी नीचे निकाल के, नीचे वैल्यू आएगी -1.33, -1.33। अब मैं +4 को 0.67 से मल्टीप्लाई करूंगा ऐड करने के बाद, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद ऊपर 0.67 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा साइन बदल के 2.57, 2.57। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर बाकी वैल्यूज को भी निकालूंगा, बाकी वैल्यूज को भी सेम तरीके से मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो यहाँ पे बाकी वैल्यूज को निकालूंगा मैं यहाँ पे। अब 0 + 9 सी जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना है, प्लस का 9, उसको 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे पास यहाँ पे 5.14, तो माइनस का 5.14, और यहाँ पे आएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.43 से सम करने के बाद आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पर -3.86। फिर करेंगे कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट। इन द कैरी ओवर मूवमेंट इसका हाफ इधर जाएगा, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, और इसका हाफ इधर। करेंगे 1.33 का आधा, तो कितना आ जाता है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है माइनस का 0.67। 5.14 का आधा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2.57। इसका आधा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1.34।
3.86 का आधा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1.93। अब सिर्फ एक ही मूवमेंट है, उस एक सिंगल मूवमेंट से ही मैं बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालूंगा, उस एक सिंगल मूवमेंट से बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालूंगा। सिंगल मूवमेंट कौन सी है, 2.57। इसको मल्टीप्लाई करो 0.33 से तो आंसर आता है कितना, साइन बदल के प्लस 0.86। उसी 2.57 को मल्टीप्लाई करो 0.67 से, आंसर आता है साइन बदल के कितना, दैट इज 1.71। माइनस 1.34 को मल्टीप्लाई करो 0.57 से, साइन बदल के, आंसर कितना आता है, प्लस का 0.77। और उसी को मल्टीप्लाई करो 0.43 से तो आंसर आएगा 0.57। यहाँ पे फिर से कैरी ओवर मूवमेंट का स्टेप आएगा और हम इसके अंदर कैरी ओवर लेंगे। यहाँ पे कैरी ओवर मूवमेंट, तो इसका आधा इधर आएगा, इसका आधा इधर, इसका आधा इधर और इसका आधा इधर। 0.57 का आधा 0.29, 0.86 का आधा 0.43। ऐसे ही फिर मेरा 0.77 का आधा करूंगा तो प्लस का 0.39, 1.71 का आधा करूंगा तो प्लस का 0.86। फिर से सिंगल सिंगल वैल्यू है तो फिर से मुझे इसके अंदर क्या निकालना है, अब बैलेंसिंग मूवमेंट। अब मैं इसके अंदर क्या निकालूंगा, बैलेंसिंग मूवमेंट। तो अब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग मूवमेंट निकालूंगा, फिर से बैलेंसिंग मूवमेंट थर्ड टाइम निकल रही है। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू 0.39, इसको मल्टीप्लाई करो 0.33 से, इसी के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला माइनस का 0.13। सेम प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करो 0.67 से तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 0.26। सिमिलरली यहाँ पर भी जो 0.86 सीधी वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.57 से तो आंसर आएगा 0.49। एंड देन आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस का 0.37। और फिर से मैं निकालूंगा इसके अंदर कैरी ओवर मूवमेंट, इसके अंदर फिर से निकालूंगा मैं कैरी ओवर मूवमेंट। बैलेंसिंग मूवमेंट यहाँ पे मेरी सबकी निकल गई है। अब फिर से मुझे क्या करनी है, कैरी ओवर मूवमेंट निकालनी है। तो इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, माइनस 0.37 का आधा कितना होगा, माइनस का 0.19। 0.49 का आधा कितना होगा, माइनस का 0.25। 0.26 का आधा कितना, माइनस का 0.13। उसके बाद 0.13 का आधा कितना, माइनस का 0.07। अब सम करके देखेंगे क्या बी जॉइंट पे बी और बीसी का इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो एक साइकिल और करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे, अब इसकी एंड करेंगे इसके एक साइकिल पे। तो हमारे पास यहाँ पे मेंबर पे कौन कौन से मेंबर हैं, ए से बी, बी से ए, बी से सी, सी से बी, सी से डी एंड डी से सी। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे लाइन लगाएंगे यहाँ पे मेंबर के ऊपर। और हमारे पास जो लास्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था, हमने कहाँ पे छोड़ा है, हम इसको चेक करेंगे। हमने यहाँ पर किस वैल्यू पे छोड़ा है, यहाँ पे हमने छोड़ा है लास्ट में कैरी ओवर मूवमेंट निकाल के। अब 0.07 पे, वहीं से हम क्या करेंगे, अब बैलेंसिंग मूवमेंट को निकालेंगे, बैलेंसिंग मूवमेंट को। तो 0.07 पे मैंने छोड़ा है, तो मेरा बैलेंसिंग मूवमेंट कितनी आ रही है, जो 0.25 सिंगल वैल्यू आई थी उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ए पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आ रहा है, प्लस का 0.08। बीसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आ रहा है, 0.17। सेम तरीके से यहाँ पर मैं सारी मूवमेंट को निकाल लूंगा जैसे मैंने अभी पिछली साइकिल्स में निकाला है। तो हमारे पास पिछली साइकिल की मदद से मैं ये सारी की सारी वैल्यूज फिर से निकाल लूंगा, एक साइकिल और करके यहाँ पे मैं इसका टोटल मूवमेंट निकाल लूंगा। तो मेरा आंसर सेम आ रहा है एक पर्टिकुलर जॉइंट पे। बैलेंसिंग मूवमेंट के बाद फिर से नेक्स्ट विल बी ओवर कैरी ओवर मूवमेंट। 0.08 का आधा 0.04, 0.06 का आधा इज इक्वल टू प्लस 0.03। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 0.17 का आधा जो होगा 0.09 और 0.707 का आधा प्लस का 0.03, ये इधर एंड द अवर लास्ट इज लास्ट बैलेंसिंग। इसके बाद सेम आना शुरू हो गया हमारा बैलेंसिंग मूवमेंट। सिंगल वैल्यू को उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे सिंगल वैल्यू 0.03 है और सी जॉइंट के लिए सिंगल वैल्यू 0.09 है। तो बैलेंसिंग मूवमेंट आर 0.01 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो निकलेंगी दोनों वैल्यूज, और इधर दो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, मल्टीप्लाई करूंगा तो निकलेंगी दो वैल्यूज। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं निकालूंगा फाइनल मूवमेंट। फाइनल मूवमेंट
जो भी यहाँ पे मेरा फाइनल मूवमेंट में आंसर आएगा, आई डिनोटेड दिस बाय कॉलम ए, इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ ताकि आगे यूज कर सकूं। सारी मूवमेंट का सम करूंगा ए बी पे, तो प्लस 3.73, बी ए पे करूंगा प्लस 3.47, बी सी पे करूंगा माइनस का 3.47, सी बी पे करूंगा माइनस का 5.36, सी डी पे करूंगा प्लस का 5.36, डी सी पे करूंगा प्लस का 7.20। तो यहाँ पे मेरे पास सारी मूवमेंट का सम आ गया है, मेरा यहाँ पर ये वाला टेबल खत्म हो गया है। अब मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालूंगा यहाँ पर, जो अभी आंसर निकाले उसकी मदद से। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए, जब मैं एच ए की बात करता हूं तो मेरे पास फिर से वही एम डैश ए बी प्लस एम डैश बी ए अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। तो मेरे पास जो आंसर निकले कितने निकले, प्लस का 3.73 प्लस का 3.47 डिवाइड बाय लेंथ इज 6, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 1.20 किलो न्यूटन। पॉजिटिव का आया है तो डायरेक्शन विल बी दिस। नाउ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट डी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट डी, तो यहाँ पे मैं डी पे निकालूंगा एच डी एम डैश सी डी प्लस एम डैश डी सी अपॉन लेंथ ऑफ सी डी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम डैश सी डी, प्लस 5.36 प्लस 7.20 अपॉन लेंथ कितना है 4 मीटर का, विच इज इक्वल टू प्लस 3.14 किलोमीटर। दोनों पॉजिटिव क्या आए हैं तो दोनों विल बी सेम आंसर आएगा दोनों का। तो यहाँ पे एस का जो फॉर्मूला रहेगा एस का, दैट विल बी इक्वल टू एच ए प्लस ऑफ एच डी, यहाँ पे प्लस का 1.20 प्लस का 3.14 विच इज इक्वल टू 4.34 किलो न्यूटन। अब इसकी मदद से ये मैंने निकाल लिया है, अब कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ इसके अंदर फाइनल मूवमेंट टेबल बनाना है एंड डायग्राम, फाइनल मूवमेंट टेबल एंड डायग्राम। इसके लिए मैं यहाँ पे एक मैंने एस यहाँ पे 4.34 निकाला है, और मेरे पास एस डैश जो पीछे निकाला था वो कितना निकाला था, दैट विल बी आया था मेरे पास 0.1067। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करूंगा एस का और एस डैश का फाइनल टेबल बनाने में। तो लिखेंगे यहाँ पे फाइनल मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट कैसे निकलेगी, फाइनल मूवमेंट के लिए सबसे पहले ऊपर जॉइंट, फिर मेंबर, फिर मुझे क्या बनाना है हमेशा कॉलम ए, जो मैंने नेम दिया था पीछे कॉलम ए, फिर मुझे देना एक्चुअल स्वे मूवमेंट, एक्चुअल स्वे मूवमेंट, फिर मुझे नाम देना है यहाँ पे किसको, दैट इज एक्चुअल स्वे मूवमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो मेरी रेशो निकली है किस किस की रेशो, मेरे पास यहाँ पे पीछे रेशो निकाली मैंने किसकी, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने रेशो निकाली एस डैश अपॉन एस की रेशो, एस डैश अपॉन एस, एस डैश अपॉन एस इंटू कॉलम ए, ये फॉर्मूला रहेगा। साथ में फिर आएगा नॉन स्वे मूवमेंट, नॉन स्वे मूवमेंट, एंड उसके बाद लास्ट विल बी फाइनल मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट। ओके, joint will be A, joint will be B, joint will be C, joint will be D। मेंबर A से B, B से अगर मैं बात करूं B से A, B से C, C से B, C से D एंड D से C। कॉलम A, कॉलम में कितना आया था, A से B की वैल्यू, कॉलम A की अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू जो आई थी वो A से B की आई थी प्लस का 3.37, प्लस का 3.37, बी से ए के लिए कितनी आई थी प्लस का 3.47, बी से सी के लिए माइनस का 3.47, सी से बी के लिए 5.36, सी से डी के लिए प्लस का 5.36 और डी से सी के लिए आया था प्लस का 7.20। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज निकल गई। उसके बाद ये वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट विल बी, दिस इज आवर कॉलम ए, मेरा कॉलम ए की वैल्यू मैंने लिख ली है मेंबर की मदद से। यहाँ पे मेरे पास मेंबर्स निकल गए हैं, मेंबर की मदद से मैंने कॉलम ए की वैल्यू लिख ली है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअल स्वे मूवमेंट एस डैश अपॉन एस इनटू कॉलम ए। एस डैश मैं एक करके बता रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू
यहाँ पे क्या आएगा, एच डैश की वैल्यू कितनी है 0.0167 अपॉन, सॉरी 0.1067, माई मिस्टेक इन द रिटर्न। यहाँ पे वैल्यू कितनी है मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एच इज 0.1067 अपॉन एस की वैल्यू 4.34 इंटू 3.37, ऐसे मैंने पहली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, प्लस का 0.09। ऐसे सारी वैल्यूज में निकालता रहूंगा, एक और निकाल के बताता हूँ, 0.1067 अपॉन 4.34 इंटू 3.47, तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट वैल्यू इज प्लस का 0.08। ऐसे सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, माइनस का 0.08, माइनस का 0.13, प्लस का 0.13, प्लस का 0.18। नॉन स्वे मूवमेंट ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, जो मैंने बनाया था शुरू में वहां से। तो डालूंगा वैल्यूज कितनी है नॉन स्वे एनालिसिस की यहाँ पे जॉइंट, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट सेकंड, हॉरिजॉन्टल लाइन से टेबल को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास नॉन स्वे मूवमेंट जो मैंने निकाली थी पीछे, वो कितनी आई थी, प्लस का 0.22, प्लस का 0.43, माइनस का 0.43, प्लस का 0.57, माइनस का 0.57, माइनस का 0.29। इन सबको फाइनल मूवमेंट ऐड करके निकालूंगा तो कितने आएगी, प्लस का 0.31। आई नीड टू ऐड दिस टू वैल्यूज। मुझे यहाँ पे मान लो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो फाइनल मूवमेंट इज फर्स्ट प्लस सेकंड। तो करूंगा ऐड यहाँ पे, प्लस का 0.51, माइनस का 0.51, प्लस का 0.44, माइनस का 0.44 एंड माइनस का 0.11। ये सारी वैल्यूज मेरी निकल गई। इन सारी वैल्यूज के आने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या बनाना है, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बनाएंगे इसके अंदर, लास्ट विल बी ओवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी लास्ट स्टेप, यहाँ पे लास्ट स्टेप मेरे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन 6 मीटर की, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 4 मीटर की। मेरे पास आंसर आया सबसे पहले 0.31 पॉजिटिव का, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इधर की तरफ 0.31 पॉजिटिव का। फिर मेरे पास आया 0.51 वही पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का बाहर की ओर जाता है, 0.51 पॉजिटिव का। फिर मैं इनको मिला दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आपको शिफ्ट दिखाई दे रहा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव में शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपको। फिर मेरे पास आंसर वैल्यू आई है ऊपर 0.51, वर्टिकली 0.51 का। फिर आई है 0.44, वो भी मेरे पास ऊपर ही आई है 0.44। यहाँ पे ऊपर उठाएंगे 0.44 और इसको मिला देंगे, ये है 0.44 और ये 0.51। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज किस में, सारी की सारी किलो न्यूटन मीटर में, किलो न्यूटन मीटर में, किलो न्यूटन मीटर में। दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस सी, दिस इज डी। यहाँ पे देखूंगा तो मेरा 0.44 है, तो बाहर की ओर है 0.44, और यहाँ पर भी मेरे पास शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव 0.11, तो पॉजिटिव का तो इधर आएगा 0.11। इसको मैं मिला दूंगा तो मेरा यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव में शिफ्ट हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव में शिफ्ट हुआ है। अब ये आने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी ओवर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट किसमें, बी से सी में। क्या फॉर्मूला होता है, WL²/8 जब यूडीएल हो। यूडीएल कितना पड़ रहा है 1.20 का, लेंथ कितनी है 3 मीटर की, का स्क्वायर बटे 8। तो 1.2 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, हाउ मच इट इज 1.35 किलो न्यूटन मीटर। तो 1.35 ऑन द टॉप एंड द सेंटर, यहाँ पे सेंटर में इसको कर्व से मिलाएंगे, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.35 किलो न्यूटन मीटर।
अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात है, वो लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डिनोट करूंगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस विल बी अवर पॉजिटिव एरिया, इसको शेड करेंगे, दिस विल बी अवर नेगेटिव एरिया। इसके ऊपर जो नीचे आता है वो नेगेटिव, ऊपर आता है वो पॉजिटिव, जो नीचे आता है वो नेगेटिव। हल्का हल्का डॉटेड लाइन गैप करेंगे, सेक्शन लाइंस बनाएंगे यहाँ पे, ये वाला भी हमारे पास हल्का सा शेड करेंगे और मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला साइन कौन सा है, ध्यान से बताओ, ये नेगेटिव का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्पेस इज लेस, तो यहाँ पे हल्का हल्का शेड कर देंगे नेगेटिव के साइन को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अब इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।